हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 की एक हार्डेस्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एवरेज में लोग 29 स्कोर कर रहे थे आउट ऑफ 50। ये मार्क्स आने के बाद जो एनालिसिस किया था उसमें था। अगर आंसर के आने के बाद की एनालिसिस करूँ तो इसमें लोग 26 ही मार्क्स कर रहे थे आउट ऑफ 50। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन में से ज्यादातर बच्चे 20-22 तो कर ही लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 25 कर लेंगे, क्योंकि एक साल पुराना पेपर, जब नए क्वेश्चन आते हैं पहली पहली बार तो दिक्कत आती है, एग्जाम में प्रेशर के कारण भी कम कर पाते हैं। अदरवाइज बाद में, क्योंकि कई बार आप किसी और मेंटर से, मैंने भी इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं सीजीएल 2020 के, तो वो आपने वीडियोस देखी हैं, फिर कोई और सेशंस किसी और एजुकेटर के आपने देखे हैं तो आपने पहले से कर रखे होंगे, तो आप जल्दी कर पाएंगे। बस ये इसलिए कि एग्जाम का लेवल आपको समझ आए कि हाँ, इस तरह का पेपर ये एसएससी में पूछा जाता है। ये सीजीएल का है, उसके बाद आप सीएचएसएल का भी हम देख लेंगे, टॉप 4 शिफ्ट सीएचएसएल की देख लेंगे। और सीएचएसएल के एग्जाम से पहले काफी सारे सेशन मैथ्स के आएंगे। ठीक है, अभी सीजीएल 2021 के आंसर की भी आ जाएगी, तब तक उसके भी सारे सोल्यूशन मैं करा दूंगा, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं तब तक। बाकी अपनी जो भी पटक है प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। सीजीएल 2021 दे ही रहे हो आप तो अच्छे से 2 पेपर को। ठीक है, इन सभी शिफ्ट्स की पीडीएफ्स मैथ्स की भी मॉक टेस्ट फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम है सबकी सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। जीके, रीजनिंग और इंग्लिश की टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए आपको तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो आप देख सकते हो। और मैथ्स कंप्लीट मुझसे पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो इस एसएससी स्पेशल कोर्स होता है ये। इसके साथ साथ अगर आप कोई और एग्जामिनेशन देते हैं उसके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी उसमें कराए जाएंगे, तो उसके लिए भी आप इससे जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, a माइनस 12/a1 के बराबर a ग्रेटर देन 0, हमें a स्क्वायर प्लस 16/a² की वैल्यू बतानी है। आप देखेंगे जनरली इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, ये a का होल स्क्वायर है प्लस ये 4/a का होल स्क्वायर है। क्या कुछ ऐसा है कि मैं इसमें यहाँ पे क्या करूं, इसे कन्वर्ट कर पाऊं a प्लस 4/a की फॉर्म में। आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर लो, आप इसे a प्लस 4/a नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसा होता है कि हम इसे इस वाले पार्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है इसे सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो a की 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो हो सकता है एक वैल्यू ऐसी हो जो a से 0 से छोटी हो, तो वो हट जाएगी, सिर्फ एक वैल्यू बचेगी a की, जो यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाएगा। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो आप a की वैल्यू निकाल ही लेंगे। बाकी हिट एंड ट्रायल भी देखो। अब मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, ये मुझे 1 दे रखा है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 12 दिख रहा है, तो हो सकता है एक क्या हो, 12 का एक फैक्टर हो। ठीक है, 12 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं, सबसे पहले ये 1 2 3 4 6 और 12 ये होते हैं, लेकिन जनरली 12 को देखते सबसे पहले दिमाग में आता है 3 और 4। तो a की एक वैल्यू आप 3 या 4 में से रख के देखो कि कौन सी पे सेटिस्फाई कर सकता है। अगर मैं a को रख देता हूं 3, तो 3 माइनस 12 भाग 3 करूंगा तो 4, ये तो आएगा -1। यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। a को अगर मैंने रखा 4, तो 4 माइनस 12/4 3, और ये आ जाएगा 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो a की वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a की वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो ये अपना 4 का स्क्वायर प्लस 16/4 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16/4 स्क्वायर 16/16 1, तो ये आ गया 17। ये अपना आंसर होगा। जब आप वैल्यू पुट कर भी रहे थे तो आप इस चीज को देखना चाहिए आपको, जब a की वैल्यू रख रहे हैं, कि भैया यहाँ पे जब मैं निकाल रहा हूँ ये a स्क्वायर प्लस 16 का a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे सारी इंटीजर वैल्यू दे रखी है, तो बहुत अच्छी चांसेस है कि जो a होगा ना मेरा, वो a स्क्वायर 16 को भी काटता होगा पूरा का पूरा। तो अगर मैं ऐसे देखता तो यहाँ पे जब 3 और 4 मेरे पास 2 वैल्यूज दिख रही थी कि हो सकता है ये 3 हो या 4 हो, जब मैं इसके फैक्टर देख रहा था तो मैं 4 वाले पे ज्यादा मेरा फोकस होता और मैं ये काम को कर पाता। ठीक है, इतना ज्यादा सोचा भी नहीं जाता एग्जाम में। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो बेसिक क्वाड्रेटिक बनाई, a की वैल्यू निकाली, पुट कर दी यहाँ पे। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल से थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है हिट एंड ट्रायल को अच्छे से यूज करने के लिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मेरे पास सवाल है, देखो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें कहता है कि अपने पास AB 20 है, BC 21 है और अपना AC 29 है। ठीक है, अगर ये 20 21 और 29 हो गया तो ये तो ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या होगा, 29 के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। हमें वैल्यू बतानी है cot C प्लस cosec C माइनस 2 tan A। अगर सोल्व करूंगा, देखो एंगल C ये रहा, cot C क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 21 भाग 20, फिर cosec C निकाल लूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 20, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और यहाँ पे -2 tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लेकिन यहाँ पे a पूछा है, a के सामने परपेंडिकुलर 21 और बेस है 20। सोल्व करेंगे, देखो 20 तो तीनों जगह एलसीएम आ गया, काटो मत कुछ भी।
21 प्लस 29 50, 50 माइनस 42 8, ये आ गया 2/5। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल, क्वेश्चन में कहता है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है, सी और दी दो पॉइंट्स है ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डायमीटर। मतलब अगर सी पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया तो अपना एक डी पॉइंट होगा जो यहाँ पे रहा होगा अपोजिट साइड में डायमीटर के ले लिया। कुछ इस तरीके से है कि एंगल ए सी डी 25 है। अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो ये 25 दे रखा है। इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी डी, ई एक पॉइंट है माइनर आर्क बी डी के ऊपर, कुछ इस तरीके से। हमें वैल्यू बतानी है एंगल बी डी क्या होगा, बी ई डी, दिस इज द एंगल आई नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए क्या क्या चीजें दिमाग में आएगी। सबसे पहली चीज तो हमें ए बी एक डायमीटर दे रखा है, और एक डायमीटर की खास बात क्या होती है कि वो सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में आने वाली है मेरी इसे सोल्व करने के लिए, वो ये होगी कि मैं क्या करता हूँ, डायमीटर दे रखा है तो यहां से लाइन डॉट जोड़ देता हूं, तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा। और अगर ये 90 डिग्री का है, ये 25 है, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस 25, ये 65 हो जाएगा। अब ये 65 आ गया तो क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे खत्म हो गया, आप देखेंगे जो फिगर मैं बना रहा हूं अभी रेड से, क्या ये मेरे पास डीई बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये 65 तो ये वाला 180 माइनस 65, ये हो गया 115 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, क्वेश्चन को देखो कि किस तरह से करना है, क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, उसे कैसे सोल्व करना चाहिए। अब हमारे पास सवाल है, 3 शॉपकीपर्स ए बी एंड सी मार्क्ड एन आइडेंटिकल आर्टिकल एट ₹4820। 3 दुकानदार हैं ए बी और सी, तीनों ने एमआरपी रखा 4820 एक आर्टिकल का। ए बी एंड सी सोल्ड देयर आर्टिकल्स ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20, 20, 25, 15 एंड 30 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए जो दुकानदार है उसने 2 डिस्काउंट पर आर्टिकल को बेचना है, दोनों डिस्काउंट 20-20% के दिए एक के बाद एक। बी की बात करता हूँ, ये 25 और 15% का एक के बाद एक डिस्काउंट दिया। और सी दुकानदार की बात करता हूँ तो ये 30% और 10% 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। हमें बताना है कि कौन सा दुकानदार ऐसा है जिसने मैक्सिमम डिस्काउंट दिया और उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। आप देख के बता सकते हैं। देखो सम सबका क्या होता है हमारे पास, 20-20, 40, 15, 25, 40, 10, 30, 40। अगर सम सेम आता है तो वो दुकानदार सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है जिसके 2 डिस्काउंट के बीच में गैप सबसे ज्यादा होता है। इसमें गैप मिनिमम है 0, तो ये सबसे कम डिस्काउंट देगा। इसमें गैप 10 का है तो ये मिडल में डिस्काउंट देगा, और इसमें गैप कितने का है, 20 का है। जिस दुकानदार के 2 डिस्काउंट जो दे रहा है वो सक्सेसिव एक के बाद एक एमआरपी पे, जिसमें गैप क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, वो मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 का और 40 का ये दुकानदार सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। कितने % का डिस्काउंट देगा, जो इफेक्टिव डिस्काउंट रेट होता है, अगर मेरे पास 2 डिस्काउंट दे रखे हैं ए और बी के, तो इफेक्टिव डिस्काउंट होता है ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10, मन में करने वाली बात है ये। 40 माइनस 3 37%। 37% का डिस्काउंट देगा, एमआरपी पे देगा। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, एमआरपी था मेरे पास 4820, 37% डिस्काउंट दिया तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 37/100 इतने का। एक जीरो से एक जीरो कट गया। आप देखेंगे सोल्व करूंगा यहाँ पे, ये 10 है, 10 को काटने के लिए 2 और 5 चाहिए, ऊपर 2 तो है 5 नहीं है, इसका मतलब पूरा कटेगा नहीं, तो जो भी आंसर आएगा मेरा पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो मेरे पास क्या होगा, एक वैल्यू ऐसी होगी जो पॉइंट के बाद दिखी जाएगी क्योंकि नीचे 10 है, तो वो वैल्यू क्या होगी, आप देखेंगे 2 को 7 से गुना करूंगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद वो होगी 4। चारों ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर मेरे पास सी ही ऐसा है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता, डी ही ऐसा है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देख लिया था सी मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है तो ए और बी वैसे ही कट गए थे अपना। उसके बाद मैंने सी में 2 ऑप्शन थे, 0.4 पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी है, ये देखा तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ द 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर दे रखा है, ये 88 से डिविजिबल है। हमें वैल्यू बतानी है पी स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी अगर पी और क्यू मेरे नेचुरल नंबर है, क्यू की लार्जेस्ट वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है, 88 से डिविजिबल है तो मतलब 8 से और 11 से कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने, तो क्यू 28 मेरा 8 से कटेगा। अब देखो मेरे पास सिनेरियो क्या होता है, अगर लास्ट की 2 डिजिट मेरी 8 से कटती हैं
तो क्यू पे क्या आता है, इवन वैल्यू आती है। अगर लास्ट के 2 डिजिट मेरी 8 से नहीं कटती उस पर्टिकुलर केस में और पूरा नंबर मेरा 8 से डिविजिबल हो, तो जो फर्स्ट डिजिट होती है वो ओड नंबर होती है। 28 मेरा 8 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब क्यू क्या होगा, क्यू ओड वैल्यू होगी। ओड कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, क्यू क्यू एक डिजिट है, 0 से 9 कोई वैल्यू लेगा, और 0 से 9 में ओड वैल्यूज क्या है, 1 3 5 7 9, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9। तो मैक्सिमम वैल्यू रखनी है तो क्यू की जगह रखेंगे 9। तो मैं नंबर पूरा लिखता हूं, 7p5964q, क्यू की जगह हमने रखा 928। ये नंबर मेरा 11 से भी कटना चाहिए, अगर 11 से कटेगा तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ऑड प्लेस पे डिजिट्स का सम करेंगे, क्या वैल्यू आ गई, 7 5 12 18 27 और 8 35। इसमें से जो इवन प्लेस पे डिजिट्स है उनका सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 4 13 2 15 प्लस पी, ये मेरा 11 से कटना चाहिए। तो आप देखेंगे 20 माइनस पी क्या होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो पी की वैल्यू क्या रख दूं, 11 से कट जाए। आप कहेंगे सर पी की वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं 9, अगर पी को 9 रखा तो 20 माइनस 9 11 होता है, जो कि 11 से कट जाएगा, ठीक है, यही पॉसिबल है। तो पी की वैल्यू भी अपनी आ गई 9, तो पी और क्यू दोनों मिल गए, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू क्या होगा, 9 स्क्वायर माइनस 9, 81 माइनस 9 इज 72। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे मैं सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल रहा हूं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है ए, उससे सर्कल पे बी और सी पॉइंट पे 2 टेंजेंट हमने डाल दी। आगे कहता है कि P एंड Q आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड ए बी, ए और बी पे, ए बी और ए सी पे 2 पॉइंट है P और Q, कुछ इस तरीके से कि अगर P Q को मैं मिला दूं तो वो सर्कल को टच करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं इस पॉइंट को नाम दिया गया है R। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अपने पास ए बी का मान 11 है, आगे कहता है ए पी का मान 7 है, ए क्यू का मान 9 दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी लग रही है, हमें ये वाली लेंथ अगर बतानी है। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अगर दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है तो सोल्व करेंगे, ये 11 है ए बी, तो ए सी भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ए सी अगर 11 हो गया, 11 में से 9 घटाऊंगा तो 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 11 में से 7 घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी। अब मैं इस पॉइंट को देखूं, अगर पी पॉइंट को, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट जा रही है सर्कल पे, एक पी बी और एक पी आर, तो इनकी लेंथ भी बराबर होगी, तो मेरे पास ये 4 तो ये वाली दूरी भी 4। ऐसे अगर क्यू पॉइंट को देखूं, 2 टेंजेंट जा रही है क्यू आर और क्यू सी, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो ये 2 है तो ये वाली भी 2 होगी, और ये पूरी लेंथ अपनी कितनी हो गई, 6। और यही सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। डन है। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है चमनलाल, अरशद एंड जगजीत सिंह कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन। 3 लोग हैं, चमनलाल है, अरशद है और जगजीत सिंह जी हैं, इन्होंने एक इलेक्शन कंडक्ट करा। जितनी भी वोट्स पोल की गई सारी की सारी वैलिड थी। अरशद को मिली है 35% ऑफ द टोटल वोट्स। आगे कहता है फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गोट 14 वोट्स। अगर 35 वोट्स पोल की गई है टोटल तो चमनलाल को 14 वोट मिलती हैं। तो मैं अगर फ्रैक्शन में देखूं चमनलाल को कितनी वोट मिली, चमनलाल रेशियो टोटल, तो अपने पास ये 14 रेशियो 35 आ जाएगा, मतलब कह सकते हैं 2:5। 5 वोट डलेंगी तो चमनलाल को 2 वोट मिलेंगी। टोटल वोट्स कितनी होती है 100%, तो 5 रेशियो अगर 100% को रिप्रेजेंट करता है तो चमनलाल को अपनी कितनी वोट मिली होंगी, 20 से गुना करने पे 20 इंटू में 2, ये हो जाएगा 40%, तो चमनलाल को इतनी मिली। अगर जगजीत सिंह की बात करें तो इसमें बची हुई वोट्स मिलेंगी, तो 40 और 35 75, 100 में से 75 को हटाऊंगा तो इन्हें मिली 25% वोट्स। कहता है द विनर गोट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। जो विनर है उसे 4950 वोट ज्यादा मिली है उस पर्सन से जिसे मिनिमम मिली है। तो विनर तो यहाँ पे चमनलाल हो गया हमारा, जगजीत सिंह को मिनिमम मिली है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 15% का। 15% वोट्स किसके बराबर है, 4950 के बराबर है, ठीक है। इतनी वोट से जीता है लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन से, जिसे हाईएस्ट वोट मिली है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी पोल की गई थी। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है 100%, 100% का मान बताना। आप देखेंगे इसे 15 से पूरा पूरा कट जाएगा,
15 तिया तिया 0, 1% 330 के बराबर, 100% 33,000 के बराबर। ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का एवरेज, अगर मैं फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का सम को क्या मान लू, P8 मान लू, तो एवरेज क्या होगा, P8/8 टू दी रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज होता है मेरे पास n+1। तो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर्स बोला गया है, तो 10+1 ये तो हो जाएगा फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का सम बाय 8 रेशियो 11। अब सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास P8 रेशियो 88 आएगा। अब देखो अगर मैं ऑप्शन पे ध्यान दूं, कौन से ऑप्शन मेरे नहीं हो सकते इस सवाल के उत्तर। आप कहेंगे सर 7 नहीं हो सकता, सेकंड रेशियो में 7 कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, 70 भी नहीं हो सकता, 7 कहीं नहीं दिख रहा। 80 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 कहीं नहीं दिख रहा, 80 के लिए 5 का फैक्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो मेरा आंसर यही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं P8 निकालूंगा, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का सम निकालूंगा, ये वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी। अगर ये इंटीजर आएगी तो किसी भी तरीके से ये इधर 5 या किसी और नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। क्या ये चीज समझ आ गई? तो क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से कर सकते हैं, वरना स्टार्टिंग के 8 प्राइम नंबर सबको पता है क्या होते हैं, सम कर लोगे तब भी कोई बड़ी चीज नहीं है। 2 3 5 7 अपना फिर 11 13 17 19, इन सबको सम करना पड़ता है। चलें क्या आगे? अगला सवाल अपने पास क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी एक काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो मतलब ए अकेला करेगा तो 15 दिन में, और बी अकेला उसी काम को करेगा तो 10 दिन में कर सकता है। कहता है उन्होंने काम को 7 स्टार्ट करा, 4 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया। ठीक है, फिर ए ने एक नए वर्कर सी के साथ काम को कंप्लीट कर दिया बचे हुए को 3 दिन के अंदर। अगर सी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम का 40% भाग कर देगा। तो सबसे पहले ए और बी का टाइम दे रखा है, इनसे इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो टोटल वर्क मान लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। ए का एक दिन का काम कितना, 4, और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा अपने पास, ये 60 की भी नहीं 30 ही आ जाएगा, एलसीएम 60 ज्यादा ले लिया। तो ए का एक दिन का काम अपने पास आ गया 2, और बी का एक दिन का काम आ गया 3। साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 काम करेंगे एक दिन के अंदर। इन्होंने 4 दिन तक 7 काम करा तो 5 चौक 20 काम कर लिया। बचा हुआ काम कितना होगा, 30 में से 20 घटाया 10। ये 10 काम किसने, ए ने सी के साथ मिलकर 3 दिन में निपटाया। तो ए की एफिशिएंसी है 2 प्लस सी के साथ मिलकर इसने निपटा दिया ये वाला काम 3 दिन के अंदर। तो यहां से मैं सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 10/3 आएगा, उसमें से 2 घटाऊंगा 6, 4/3। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 4/3। हमसे पूछा है टोटल काम का 40% सी कितने दिन में करेगा। टोटल काम है 30। ठीक है, सी की एफिशिएंसी है 4/3, तो 4 3 ऊपर चला जाएगा, 40% मतलब 2/5, तो 2/5 ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। सोल्व कर लेंगे, 5 से काटूंगा 6, फिर 2 से काटूंगा 3, यहाँ पे बचेगा 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 9 मेरा इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, कहता है कोट क्यूब थीटा प्लस डिवाइडेड बाय कोसेक क्यूब थीटा, ये दे रखा है, ये दे रखा है। सोल्व करके बताना है 4 ऑप्शन में से क्या आएगा आंसर। आप एक छोटी सी चीज बताओ, क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ? मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, 0 इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। 0 इक्वेशन एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं थीटा का मान अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकता हूँ। देखो चारों ऑप्शन में मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रखूं, चारों ऑप्शन में मुझे डिफरेंट आंसर मिलेगा, ये मुझे दिख रहा है ऑप्शंस देख के। ठीक है, तो सबसे इजी वैल्यू क्या होगी मेरे लिए रखनी, क्योंकि यहाँ पे कोट, टेन, कोसेक, सेक सब दे रखा है, साइन, कोस। थीटा को रखेंगे 45, खत्म करेंगे। थीटा को 45 रखूंगा, पहले ऑप्शन में रख के देख लो, ये दोनों √2 होगा, तो ये 2 बनेगा, ये 2 4 बनेगा, ये मेरे पास 1/√2 1/2 1/2 बनेगा, और ये मेरे पास 1/2√2 बनेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लिया हमने। और अगर मैं यहाँ पे इसे देखता हूँ, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, टेन 45 की वैल्यू 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, और ये इनटू में मेरे पास 1/√2 1/2 1/2 बनाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 ये आंसर आएगा 2। 4 ऑप्शन में 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये डायरेक्ट कर लिया। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं, बेसिक से भी किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक से भी आसानी है। आप देखते हैं यहाँ पे कोट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है, कोस बाय साइन,
और यहाँ पे ये 1/sin, तो यहाँ पे साइन क्यूब आता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, तो कट जाता, मेरे पास क्या बचता, कोस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में जाता, मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास दोनों साइड डिवाइडेड बाय कोस आएगा, तो एक तरीके से 10 क्या है, साइन क्यूब बाय कोस क्यूब, ये 1 कोस क्यूब है, तो मेरे पास साइन क्यूब डिवाइडेड बाय कोस बचेगा, और ये 2 साइन कोस है। अगर मैं एलसीएम ले लूं यहाँ पे, तो मेरे पास साइन कोस एलसीएम आएगा, कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, और ये मेरे पास साइन और कोस बचेगा। ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/sin कोस, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ये डायरेक्ट हो गया। ऑल्दो वैल्यू पुटिंग में ज्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि एक बार की आंसर मिल जाता है अगर हमें दिख रहा हो, बेसिक में कई बार फंस भी जाते हैं। अगला सवाल कहता है, हृदय ने अपना पिग्गी बैंक खोला और उसने देखा जो उसके पास कॉइन्स हैं वो 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं, ठीक है, और किस रेशियो में है, 10:5:2:1 में, ठीक है। टोटल 72 कॉइन है उसके पास, ठीक है, हमें बताना है कितने पैसे हैं उसके पिग्गी बैंक में। तो अगर टोटल 72 कॉइन है, ठीक है, किस रेशियो में, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के, 10:5:2:1, टोटल कॉइन्स का रेशियो का सम करूंगा तो कितना आ गया, 18 आ गया, 18:72 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो गया मेरे पास, 1:4 के बराबर हो गया। तो मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने कितने हो गए, 10 को 4 से गुना करूंगा 40, 5 × 4 20, 2 × 4 8, और ये हो गया मेरे पास 1। इतने टोटल कॉइन्स आ गए, किस किस डिनोमिनेशन में है ये, ठीक है, 1 रुपए के 40 है तो कितने रुपए, 1 × 40, 2 रुपए के 20 है तो 2 × 20, अपने 5 रुपए के 8 है तो 5 × 8, और मेरे पास ये 1:4 के बराबर होगा ना, तो 10 रुपए के कितने हैं, 4, तो 10 × 4, टोटल कितने हो गए, सम कर दो, 40 40 40 40 160। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, सोल्व करेंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा है, आराम से कर सकते हैं। 6 × 3 18 प्लस 5 23 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये अपना 9 और 2 11/3 है प्लस 15/4 है, और यहाँ पे सोल्व करेंगे 5 5 25 प्लस 4 29 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाई 2। देखो 29 से 29 कट जाएगा, डिवीजन में पैरेलली कट जाते हैं, और ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है अपना, तो 2/5 आएगा, 2/5 15/4 है, तो 5 से 15 कटेगा 3, 2 से 4 को काटूंगा 2, तो यहाँ पे मेरे पास 3/2 बचेगा ये पूरा सोल्व होने के बाद। थोड़ी सी स्पीड चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये 11/3 है और ये 23/6 है। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 6 आ जाएगा मेरे पास, 23 है, ये 11 दूनी 22 आएगा, और यहाँ पे 3 3 9 आएगा, ठीक है, 23 और 22 45 और 6 9 54, 54/6 करूंगा तो मेरे पास आएगा 9। दिस इज माई आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। अलजेब्रा का सवाल है, ये दे रखा है x ग्रेटर देन √3/2 दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। आप देखेंगे ये है क्या जो निकालना है, ये 2x का होल क्यूब माइनस 3/x का होल क्यूब है, ठीक है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, ये 37x² इधर जाएगा, x² से डिवाइड करूंगा तो 4x² प्लस 9/x², और ये मेरे पास 37 बचेगा, यही है। अब मुझे क्या चाहिए, 2x माइनस 3/x चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस, यहां पे क्या करूं, ये 2x का होल स्क्वायर है ना, यार नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, वैसे मन मन में करने वाला काम है ये मेरे पास क्या होगा, ये होगा 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास प्लस 3/x का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे -2 इंटू में 2x और इंटू में यहाँ पे 3/x, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेम चीज इधर भी माइनस करनी है, 37 माइनस 2 इंटू 2 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे 37 माइनस 12 करूंगा तो 25 आएगा, और यहाँ पे 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर बनेगा, तो मैं कह सकता हूँ 2x माइनस 3/x, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 का रूट करूंगा तो +-5 आएगी, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे एक चीज दे रखी है,
क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू √3/2 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू √3/2 से बड़ी है तो आप यहाँ पे √3 चेक करके अगर देखेंगे तो आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो -5 नहीं बन पाएगी कभी भी, वो सिर्फ +5 बनेगी। उसके लिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। आप x की वैल्यू √3/2 रख के देखेंगे क्या सिचुएशन बन रही है, और उससे आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ, एग्जाम में इतना ज्यादा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर x की वैल्यू √3/2 से बड़ी है अगर, तो ये मेरे पास 2x - 3/x का मान क्या आएगा, ये 5 ही आएगा। और अगर ये 5 आ गया तो मेरे पास इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये मेरे पास v के बराबर है, सॉरी ये मेरे पास a - b की वैल्यू दे रखी है a³ - b³, तो ये a³ - b³ क्या होता है, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - b। मैंने क्या माना है, मैंने इसे 2x को a माना और इसे b माना है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 का क्यूब आएगा प्लस 3ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी 6 आएगा, और यहाँ पे a - b है 5, 125 प्लस 30 90, तो ये आ गया 216, 215 16। ये अपना इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, वरना आपको क्या करके देखना है, अगर आप इसे बेसिक से सोल्व करेंगे, ये वाला सिनेरियो लेने चेक करने के लिए आप इसे -5 रख के देखें, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। आप देखेंगे जो x की वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू से छोटी आएगी, तो -5 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको यहाँ पे +5 ही लेना पड़ेगा। अगला सवाल अपने पास, कुछ पैसे हैं जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए एक सर्टेन रेट पे, ये बन जाते हैं 14,880 3 साल के बाद, और बन जाते हैं 16,800 5 साल के बाद। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम पैसे पे 10% पर एनम की ब्याज दर से 4 साल में। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, अमाउंट होता है, से अमाउंट अगर मैं कितने बाद 3 साल की बात करता हूँ तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, और अमाउंट अगर 5 साल की बात करूंगा तो ये मेरे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स होगा। अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ इसका, अमाउंट 5 माइनस अमाउंट 3 करूंगा तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स बचेगा। ये तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल का बराबर होता है, और ये किसके बराबर है, A5 - A3 के बराबर, क्योंकि P से P कट जाएगा। A5 - A3 कितना होगा, 16,800 में से 14,880 को घटाया तो ये अपने पास 20 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 168 - 149 ये आएगा 19। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर इतना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 1920 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट से मतलब है या फिर मुझे इससे मतलब है कि मेरा प्रिंसिपल कितना था, क्योंकि प्रिंसिपल में मुझे 10% पर एनम की ब्याज दर से 4 साल का ब्याज निकालना है। तो 10% से 4 साल का निकालूंगा मतलब 40% का ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे, इसकी वैल्यू बतानी है। तो प्रिंसिपल का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर दे रखा है, तो 3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो वो मैं अमाउंट आफ्टर 3 ईयर से घटा के प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 3 साल का निकालूंगा तो 3 से गुना करना पड़ेगा। आप इसे काटेंगे 2 से तो ये 960 आएगा, 960 को 3 से मैं गुना कर दूंगा तो ये मेरे पास 2880 आएगा। 2880 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000, और प्रिंसिपल अगर 12,000 आ गया तो 40% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट जाएगी, 120 इंटू में 40 करूंगा तो ये मेरे पास 4800 आएगा। ये मेरा सवाल का उत्तर है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 sin 3x - 15 1 के बराबर है, 3x - 15 0 से 90 के बीच में, इसकी वैल्यू बतानी है। आप कहेंगे सर 2 को अगर मैं इधर ले गया तो 1/2 आएगा, तो sin 3x - 15 ये 1/2 के बराबर, 1/2 क्या होता है, sin 30 डिग्री, तो अगर ये sin 30 है तो मेरे पास 3x - 15 30 के बराबर, और यहाँ पे 3x - 15 0 से 90 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3x - 15 30 के बराबर तो ये 15 इधर जुड़ेगा 45, 3 से भाग दूंगा तो x का मान आ गया 15,
और अगर x 15 हो गया तो 15 दूनी 30, 15 45, cos 45, cos स्क्वायर 45 1/2 आएगा, प्लस 15 15 30, कोट स्क्वायर 30 मतलब 3, तो ये हो गया अपना 6 7/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहता है इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 74 डिग्री देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स। मेरे पास एक कोण है, एक ट्राइंगल है एबीसी, मैंने मान लिया जो एंगल ए है ना वो अपना 74 डिग्री है, तो कहता है बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसका मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो इन सेंटर जहां एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं वो इन सेंटर का पॉइंट होगा, अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल क्या होता है 90 प्लस a/2, तो ये 90 प्लस 74/2 होगा, 37 और 90 127। खत्म। अगला सवाल, आ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 8 AM एंड रीच स्टेशन बी एट 12 noon। मेरे पास एक ट्रेन है, ये दो स्टेशन मान लेता हूं ए और बी, ठीक है। एक ट्रेन है जो यहां से निकलती है 8 AM पे और यहां पे पहुंचती है 12 बजे नून में, ठीक है। कितने घंटे लगा दिए यहां से यहां तक जाने में, 4 घंटे लगा दिए। डिस्टेंस पे मान लेता हूं डी है, चलो ठीक है। एक दूसरी ट्रेन है जो, या एक कार दे रखी है, एक कार लीव्स स्टेशन बी एट 8:30, एक कार है जो यहाँ पे 8:30 पे यहाँ से निकलती है स्टेशन बी से और स्टेशन ए पे पहुंचती है उसी टाइम पे जिस टाइम पे ट्रेन स्टेशन बी पहुंच रही थी, मतलब 12 PM पे नून में। तो कितने घंटे लगाए इसने यहां तक जाने में, 3.5 घंटे। और मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही है, हमें बताना है कि किस टाइम पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर दोनों ट्रेन की और कार की बात कर लेते हैं, हमें बताना है ट्रेन और कार किस टाइम पे मिलेंगे। ट्रेन को क्या लग रहा है 4 घंटे लग रहे हैं पूरी जर्नी कवर करने में, तो ट्रेन का जो टाइम है वो 4 घंटे है पूरा काम कंप्लीट करने में, उसका टारगेट है ऐसे बी तक पहुंचना, ठीक है। अगर मैं कार की बात करता हूँ, कार को क्या लग रहा है 3.5 घंटे लग रहे हैं, तो 3.5 लिख सकता हूँ 3.5 घंटे को, या 7/2 लग सकता है पूरी दूरी कवर करने में, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से मान लेता हूँ फिलहाल मैं। ये 4 है, ये 7/2 है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 4 और 7 का एलसीएम लेते हैं सिर्फ न्यूमरेटर का, ये हो जाएगा 28। तो मैंने डिस्टेंस इन बीच की दूरी मान ली 28 रेशियो कि मुझे ये दूरी कवर करनी है। आप कहेंगे सर ट्रेन को अगर 4 घंटे लग रहे हैं 28 रेशियो डिस्टेंस कवर करने में, तो ट्रेन 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी हमारी क्या होती है स्पीड, तो स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूं मैं ट्रेन और कार का। अगर स्पीड की बात करूंगा 28/4 ये 7 रेशियो आएगा, और अगर कार की स्पीड का रेशियो निकालूंगा 7.5 घंटे में 28 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, यहाँ पे मेरे पास 28 को 7 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, ठीक है। 7/2 से डिवाइड करना है 28 को, तो ये आ जाएगा 8। तो अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस 28 रेशियो है तो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 7 होगा और मेरे पास कार की स्पीड का रेशियो 8 होगा। हमें बताना है कितने बजे मिलेंगे। आप एक चीज बताओ मुझे, ट्रेन 8 बजे चली और मेरे पास जो कार है वो 8:30 बजे चली, तो आधे घंटे तो ट्रेन अपनी मर्जी से चली ना। आधे घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन की स्पीड का रेशियो है 7 रेशियो, ठीक है। 1 घंटे में 7 रेशियो दूरी करती है, आधे घंटे में 7 इंटू में 1/2, इतनी दूरी ट्रेन ने कवर कर ली। अब इसके बाद क्या होगा, अब मेरे पास बच चुके हैं 8:30। 8:30 बजे के बाद मेरी ट्रेन यहां से लेके इधर जाना है, मेरे पास जो कार है उसे यहां से लेके इधर मूव करना है। हमें बताने कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। तो अगर रिलेटिव स्पीड देखी जाए तो मेरी ट्रेन 7 रेशियो स्पीड से और कार मेरी 8 रेशियो स्पीड से चल रही है। कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी 15 रेशियो स्पीड से चलेगी, और इन दोनों को मिलना है। अब इन दोनों को मिलना होगा तो ये वाली दूरी कवर हो चुकी है, और ये पूरा बचा हुआ जो डिस्टेंस है ये कवर दोनों मिलके साथ में कर लेंगे तो इनका मिलन हो जाएगा। पूरा जो डी डिस्टेंस है जब पूरा कवर हो जाएगा, कुछ ट्रेन कवर करेगी कुछ कार कवर करेगी, तो ये दोनों मिलेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 7 1/2 डिस्टेंस तो पहले ट्रेन ने कवर कर लिया, बची हुई जो दूरी है वो 15 रेशियो स्पीड से कवर की जा रही है। मैं मान लेता हूँ ये टी टाइम के बाद कवर हो जाएगी पूरी की पूरी। टोटल दूरी अपनी कितनी थी, टोटल दूरी थी अपनी 28 रेशियो। सोल्व करके हम टी का मान निकाल लेंगे। तो ये 7/2 है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 56 - 7 49/2 बचेगा, और ये 15 से डिवाइड कर दूंगा तो 49/30 बचेगा। तो 8:30 बजे के बाद इतना टाइम और लगेगा। अगर इसे मैं कन्वर्ट कर लूं तो आप देखेंगे ये 1 जाएगा, 19/30 बचेगा, और इसे अगर मैं आरंभिक मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा 19/30 आर को, तो ये इंटू 60 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 टाइम जाएगा तो 1 आर 30
19 इंटू 2 38 मिनट्स ये आएगा अपना। तो इतना टाइम और लगेगा इन दोनों को मिलने में, ठीक है। 8:30 बजे के बाद 1 घंटा 38 मिनट और लग रहे हैं, तो 1 घंटा 38 मिनट और जोड़ दूं तो ये अपना जैसे ही सम करोगे आप 30 और 38 68 आएगा। 60 से ऊपर हो गया तो 0 8 रह जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 और 9 और 1 10। सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइम पे दोनों ट्रेन और कार की मुलाकात होगी। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक हीप है व्हीट की, एक ढेर है गेहूं का, जो कि किस शेप में है, कोन की शेप में है। आगे कहता है जो उसका बेस डायमीटर है अपना वो दे रखा है 8.4। तो ये डायमीटर 8.4 है तो रेडियस कितना होगा 4.2 होगा। आगे क्या रखा है इसकी हाइट जो है वो 1.75 है, तो हाइट भी निकाल लेते हैं, ये 1.75 हो गई। कहता है दी हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। इस हीप को हमें ढकना है कैनवास से, तो उसका कितना एरिया चाहिएगा कैनवास का। तो कैनवास कैसा होगा, ऊपर ऊपर से ढकेगा ना ये ऐसे, और ऊपर ऊपर वाला एरिया क्या है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसका मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन क्या का क्या होता है, पाई आर एल। तो मुझे रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है, लेकिन स्लांट हाइट नहीं पता, तो स्लांट हाइट निकाल देंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो या फिर इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 4.2 को क्या लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, पॉइंट हट जाएगा 42/10, और इसे अगर 2 से काट दूं मैं तो 21/7 बचेगा ये, है ना। अगर मैं इसे देखता हूं, सॉरी 21/5 बचेगा। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा 1.75, तो 0.75 होता है 3/4, तो 1 + 3/4 ये आ जाएगा मेरे पास 7/4। क्या ये चीज आ गई। तो मेरे पास हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया, स्लांट हाइट बताना है। क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूँ इन दोनों का, या तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, रेशियो के चक्कर में पड़ो ही मत, ठीक है, नए बच्चे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 21/5 का होल स्क्वायर आप देखेंगे 7 7 दोनों जगह कॉमन है, 7 बाहर आ गया। 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस हमारे पास यहाँ पे 21 है, 21 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और अपना यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आएगा। आप देखेंगे एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे 7, 4 और 5 बाहर आ जाएगा यहाँ से, ये 25 + 16 इंटू में 9 144, 144 जमा 25 169, 169 रूट से बाहर निकालूंगा तो 13 बचेगा। तो मेरे पास 7 इंटू 13/20। अभी 7 मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे पता है जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो मुझे रखना पड़ेगा ये। तो पाई है 22/7, रेडियस अपना 4.2 दैट इज 21/5, और ये अपना 7 इंटू 13/20 है। सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 से 5 कट जाएगा। 5 इंटू 20, क्योंकि ऊपर 5 का मल्टीपल कहीं दिख नहीं रहा, तो 5 इंटू 20 100 बना रहा है, तो इसे बना लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। अब मुझे 22 इंटू 21 इंटू 13 करना है। अब नीचे अगर 100 है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी, क्योंकि ऊपर 5 तो है नहीं, कुछ 5 वाला फैक्टर घटेगा नहीं, तो मेरे पास इसे 100 रहने दो। पॉइंट मेरे पास ऊपर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगे, अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो जो भी आंसर होगा, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो या तो ये आंसर सही होगा या ये दोनों कट गए। उसके बाद अगर मैं देखूंगा लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका 6 है, तो 5 तो आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से, ऊपर 5 का मल्टीपल कुछ है ही नहीं, तो 6 ही आना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। करके देख लो, 2 इंटू 1 2, 2 3 6, ठीक है। पॉइंट के बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट होगी वो अपनी 6 होगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 60.06। खत्म। चले आगे। कई बार कैसा भी होता है, हम ये चीज भी देख लेते हैं, चलो 20 पाई आर एल है, 22/7 मतलब 11 का जो वैल्यू होगी 11 से कट रही होगी, वही मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। तो ये चीज स्टार्टिंग में देखी जा सकती थी, लेकिन चारों ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 11 का मल्टीपल है तो हम फंस जाते हैं, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखा हो तो हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल अगर मैं देखता हूँ, देखो ये तो अपना 11 का मल्टीपल है, दिख रहा है, कट रहा है 6 और 6, 6 में से 6 घटाया 0, इसे करूंगा 5 और 1 6, और 6 5 11, 11 में से 0 और 1 घटाऊंगा 10, तो ये 11 से नहीं कट रहा तो ये हट गया। 6 6 12 और ये 0 है, ये 11 से नहीं कट रहा तो ये भी हट जाएगा। और यहाँ पे 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये 11 से कट रहा है तो ये हो सकता है। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल लगाता तो 2 ऑप्शन घटते, 2 रह जाते मेरे पास, तो फिर भी सोल्व तो करना ही पड़ता। क्वेश्चन में क्या था, राधा ने क्या करा, एक कंप्यूटर टेबल परचेज करी 10,000 रुपए की, और एक सेंटर टेबल परचेज करी 5,000 रुपए की।
कहता है कंप्यूटर टेबल को बेचा गया 8% के प्रॉफिट पे, और मेरे पास हमें बताना है कि सेंटर टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें जिससे कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे 10% का गेन हो। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे देखो, सेंटर टेबल पड़ी 10,000 रुपए की, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर टेबल पड़ी 10,000 रुपए की, सेंटर टेबल बची पड़ी 5,000 रुपए की, दोनों मिला के कितने के पड़े 15,000 रुपए के पड़े, ठीक है। इसे बेच दिया 8% के प्रॉफिट पे, इसे 6% के प्रॉफिट पे बेचना है कुछ इस तरीके से कि ये वाले पे टोटल पे प्रॉफिट कितने का हो जाए 10% का हो जाए। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? आप कहेंगे सर पोस्ट प्राइस मैटर नहीं करता, इनका रेशियो मैटर करता है। पोस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, 5,000 से काट दो तो 2:1:3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्राइस वाली वैल्यू को अगर मैं 8% में बेचूंगा तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू 2 की जगह भी क्या होती, 200 होती, ये 100 होती और ये 300 होती, ठीक है। रेशियो में चल रहा है, 200 का 8% निकालूंगा तो 16 आ जाएगी, 100 का x% निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू x आ जाएगी, और ये किसके बराबर 300 पे 10% का प्रॉफिट, 300 का 10% निकालूंगा तो ये वैल्यू आएगी 30। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 में से 16 को घटाऊंगा तो 14। तो अगर x 14 आ गया तो मतलब मुझे क्या करना है, जो मेरी सेंटर टेबल है उसे 14% के प्रॉफिट में बेचना, ये आंसर आएगा। अगला सवाल कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, पॉइंट डी जो लाई करता है ए बी के ऊपर लाई करता है, ई और इफ लाई ऑन बीसी, ई और एफ 2 पॉइंट है जो बीसी के ऊपर लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से लाई करते हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, डी एफ जो है ये वाली लाइन ये ए सी के पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू ए एफ, जो ये ए एफ लाइन है और ये डी लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। आगे कहता है बी की लेंथ 4 है, सी एफ की लेंथ अपनी 3 है, तो हमें बतानी है लेंथ ई एफ की क्या होगी, इसकी दूरी बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। अब बहुत ही आसान सवाल भी है, कई बार एग्जाम में फंस जाते, थोड़ा टाइम लग जाता है, बड़े ध्यान से समझिए। देखो जब भी एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो कि इसके पैरेलल हो, तो आपको पता है 2 ट्राइंगल सिमिलर आते हैं, एक छोटे वाला और एक पूरा बड़े वाला, ठीक है। वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं लगाएंगे अगर 2 लाइन पैरेलल दे रखी है। सबसे पहले तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन अगर पैरेलल दे रखे हैं तो थेल्स थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बी डी रेशियो ए डी ये किसके बराबर होगा, बी एफ रेशियो एफ सी के, और ये वाली ई एफ की लेंथ अगर मुझे एक्स माननी थी तो मैंने कहा एक्स है, तो मेरे पास जो ये बी एफ है ये 4 + x है और ये अपना 3 है, तो ये वाला रेशियो बी डी रेशियो ए डी क्या हो जाएगा 4 + x रेशियो 3 आ गया। अब ये वाले ट्राइंगल को यूज कर लिया, अब मैं अगले ट्राइंगल पे चलता हूं। मेरे पास ये वाली लाइन इस वाली लाइन के सिमिलर दे रखी है, डी सिमिलर है ई एफ के, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बनाया मैंने, ए बी एफ, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो साइड का रेशियो यहाँ पे बी डी रेशियो ए डी बराबर हो जाएगा बी ई रेशियो ई एफ के, तो आप देखेंगे 4 + x डिवाइडेड बाई 3 ये बराबर हो जाएगा किसके 4/x के। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक एक करके पुट करके देख लो कि इस मैच कर रहा है नहीं कर रहा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो या डायरेक्टली कर लो। आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 है, 4 + 3 7/3 और यहाँ पे 4/3 बराबर नहीं है, 1.5 को रखूंगा 5.5/3 आएगा, ठीक है, जिसे मैं 11/6 लिख सकता हूँ, और यहाँ 1.5 रखूंगा तो ये मेरे पास 8/3 बनेगा, नहीं इक्वल है। 5 रखूंगा तो 9/3 3 बचेगा, यहाँ पे 4/5 इक्वल नहीं है। 2 रखूंगा 4 दूनी 4 और 2 6 6/3 2 4/2 सेटिस्फाई कर रहा है 2 पे, तो x का मान क्या हो गया 2। चलें आगे। वरना आप ये चीज वेरीफाई कर सकते थे और डायरेक्टली ऐसा देखो, यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है ना, ठीक है। 2 चीजें होगी जनरली, हमारे पास x की वैल्यू ऐसी होगी, वो क्या करेगा, ये इस वाला पार्ट ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये वाला पार्ट x से कट जाएगा, तो x का मेरे पास जो वैल्यू आएगी या तो वो ऐसी हो कि वो 4 का फैक्टर हो,
फैक्टर ऑफ 4 हो, ठीक, ये कट जाए और इधर हम इधर रख के देखें तो ये कट जाए, अगर फैक्टर ऑफ 4 हुआ तो ऐसा कुछ होगा, तो मेरे पास दोनों न्यूमरेटर न्यूमरेटर बचेंगे। एक चीज तो ये दिखती है हमें इस तरीके से। दूसरी चीज ये दिखती है कि भैया अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा हो सकता है मेरे पास x की जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 3। तो x की वैल्यू 2 और या 4 या 3 के किसी फैक्टर में से एक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अगर मैं देखता हूँ 4 और 3 के फैक्टर कौन कौन से अपने पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, 3 आ रहे हैं, तो ठीक है, फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती थी, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते तो शायद थोड़ा और आसान पड़ता। फिर आपके पास x इंटू में 4 प्लस एक्स, ये 12 के बराबर होता, तो चांसेस होते x की वैल्यू वो आंसर में आए जो 12 को काट पाए, 12 का फैक्टर हो, तो मैं 3 रखता, 1.5 रखता, ठीक है, 1.5 में कट तो जाता, फिर यहाँ पे पॉइंट आता तो 1.5 एलिमिनेट हो जाता, 5 नहीं रख सकते थे, 5 एलिमिनेट हो जाता, 3 रखता तो 7 आ जाता यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट हो जाता, तो यही बचता, ठीक है, वही इक्वली टाइम लग रहा, कुछ ज्यादा बच नहीं रहा टाइम। मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है, इस टाइप के मल्टीपल टाइम्स सोल्व किए हुए आपने, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये, अगर a प्लस बी को नीचे ले जाऊं तो मेरे पास यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फॉर्म मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्यूब क्यूब, यहाँ पे सिंगल सिंगल, मतलब पावर वन, और यहाँ पे पावर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मिक्स है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझ आ गई। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू कुछ और नहीं है, ये 2√2x का होल क्यूब है, प्लस ये 3√3y का होल क्यूब है, डिवाइडेड बाय हमें 2√2x प्लस 3√3y दे रखा है। तो मेरे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2√2x का होल स्क्वायर, तो ये तो 8x स्क्वायर आएगा, फिर मेरे पास बी स्क्वायर, तो 3√3y का होल स्क्वायर मतलब 27y स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए भी, तो माइनस में 2√2 इंटू 3√3 6√6, और ये अपना एक्स वाई आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना 8, और यहाँ पे 2a माइनस 3b माइनस 2√6 बताना है, तो a का मान अगर मैंने रखा है 8, तो 2 इंटू में 8 माइनस 3, b की वैल्यू कितनी 27, और यहाँ पे माइनस 2√6, और ये 6 माइनस का 6√6 है, c क्या होगा माइनस 6√6। आप देखेंगे ये 8 दूनी 16 है, ये माइनस 81 है, और ये 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 6 दूनी 12, 6 72, इन दोनों को ऐड करूंगा 88 माइनस 81 7। देखो एग्जाम में मैंने अभी ये फॉर्मूला वगैरह बताया, एग्जाम में इतना कुछ नहीं है, आपको देखते ही दिखता है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी की फॉर्म है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, और आप देखेंगे इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास 8x स्क्वायर आएगा, तो a का मान 8, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बी वाई स्क्वायर आएगा, तो b का मान कितना 3√3 का होल स्क्वायर, ये 27, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6√6 आएगा। लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस का साइन है, वहां पे हमारे फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है, तो c का मान क्या हो जाएगा -6√6। ये चीज डायरेक्टली दिखनी चाहिए, अगर ये दिखती तो फुट करके आंसर निकल जाएगा। 4 क्वेश्चन अब हमारे पास डीआई के हैं। डीआई में क्या दे रखा है हमारे पास, 2 इंस्टीट्यूट है ए और बी, 2014 से लेकर 2018 तक इंस्टीट्यूट ए और बी में कितने बच्चे एनरोल कर रखे हैं वो डेटा में यहाँ पे दिखा रखा है। हमें बताना है व्हाट रेशियो क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल करें इंस्टीट्यूट बी से 2015 और 2017 में, टू डेट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एनरोल करें इंस्टीट्यूट ए से 2014 और 2016 में। तो इंस्टीट्यूट बी से 2015 और 2017 में जो स्टूडेंट्स एनरोल करें कितने हो गए, 325, 360, 685। इसका रेशियो किसके साथ, जो 2014 और 2016 में ए से एनरोल करे हैं 160 और 300, 460। 5 से काट देंगे तो ये मेरे पास 13, 7, और ये मेरे पास 92। क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल,
देखो पाई चार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं क्लास एक्स के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर 6 सेक्शन है क्लास एक्स के। जैसे छोटी क्लास में आपने देखा क्लास 9 के 5-6 सेक्शन बना दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे बेस्ड सेक्शंस बढ़ जाते हैं कि हर एक क्लास में 40-40 50-50 बच्चे रखने, या उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं अपने आप, किसी में 40 किसी में 30। तो एक पर्टिकुलर क्लास के मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, तो वही है, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर 300 बच्चे हैं, उसके अलग अलग सेक्शन बना दिए ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे ये पाई चार्ट के थ्रू बता रखा है कि कितने परसेंट बच्चे हैं। जैसे ए के अंदर 20% बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट्स के, बी के अंदर 18%, सी के अंदर 19%, ऐसे डेटा दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल परसेंटेज में, तो ये सारा पाई चार्ट में जो परसेंटेज रखे इन सबका सम कितना होगा 100%। 100% किसके बराबर होगा, 300 बच्चे हैं टोटल क्लास एक्स में, तो 1% मेरा 3 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज अपने को समझ आ गई। आगे कहता है जो ये टेबल है ना, इसके अंदर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इन सभी सेक्शंस के अंदर, 6 सेक्शन है ना ABCDEF, इसमें बॉयज कितने हैं टोटल, इतने दे रखे हैं। अगर गर्ल्स निकालनी हो तो गर्ल्स क्या होगा, टोटल जो बच्चे होंगे उसमें से अगर नंबर ऑफ बॉयज को हटा दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गर्ल्स का नंबर आ जाएगा, कितनी गर्ल्स है। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, मतलब जो गिवन चीजें हैं वो अच्छे से समझ आ गई, पाई चार्ट समझ आ गया, टेबल समझ आ गई। अब क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन सेक्शन सी ई द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:4। सेक्शन ई के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, ठीक है। तो बॉयज जितने हैं सेक्शन ई के अंदर उसका रेशियो बताना है किससे, जो गर्ल्स हैं आपके सेक्शन सी के अंदर, ये निकालना। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 14%, ठीक है। 14%, 1% 3 के बराबर, तो सेक्शन ई के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 14 इंटू में 3 42 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है अपना 3:4, तो बॉयज कितने होंगे, टोटल हो गए 3 × 4 7, बॉयज हो गए 3 रेशियो, तो 3/7 इंटू में 42। सेक्शन ई के अंदर बॉयज अपने पास आ गए 6 × 18। अब रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी बताना है। अब इतना निकालने की जरूरत नहीं, जब मैं ऑप्शंस देख रहा हूं तो चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 18 मुझे स्टार्टिंग में दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। फिर भी आप निकालना चाहें सेक्शन सी के अंदर गर्ल्स कितनी है तो निकाल लेते हैं। सेक्शन सी पे 19% बच्चे हैं, 1% अपना 3 के बराबर, तो 19% 57 के बराबर है, टोटल स्टूडेंट 57 है। सेक्शन सी के अंदर अपनी बॉयज कितने हैं, 34 है, 57 में से 34 को हटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 23, तो गर्ल्स होंगी इतनी, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 18:23। अगला सवाल देखो, इसमें क्या दे रखा है, 4 स्टूडेंट्स हैं, अमित, सुरेश, नितिन और वरुण। इनकी सोर्स दे रखा है, इनकम क्या है, जो टोटल इनकम बनती है उसमें 4 चीजें होती है, बेसिक सैलरी हो गई, आपके एरियर्स हो गए, कुछ पहले का पैसा बचा हुआ है, कुछ बोनस अगर ऐड हो रहा है तो वो, और ओवर टाइम करता है तो उसके अलग से पैसे मिलते हैं। अगर इन चारों कंपोनेंट को सैलरी के जोड़ दूं तो पूरी सैलरी निकल के आएगी सुरेश की, अमित की, नितिन की और वरुण की, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं, इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर दे रखा है कैसे कैसे है। कहता है बाय व्हाट परसेंट इज द बोनस ऑफ वरुण लेस देन द बोनस ऑफ अमित एंड नितिन टेकन टुगेदर। जो वरुण का बोनस है ना वो कितने प्रतिशत कम है अगर मैं अमित और नितिन के बोनस को साथ में ले लूं उसके कंपैरिजन में। तो वरुण का बोनस है तो 1240, और अगर मैं अमित और नितिन का बोनस को ऐड करूंगा तो ये तो 1000 × 1000 2000 हो गया। कितना कम हो गया, क्या ये मेरे पास 760 कम हो गया, यहाँ से कितने परसेंट कम हो गया, तो 760 कम है कितने में, 2000 में, या तो पूरा सोल्व कर लो, 760 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 0 से 0 कटी, और ये आ गया अपने पास 37%, क्वेश्चन 38%, सॉरी, क्वेश्चन हो गया खत्म अपना। इस तरीके से देख सकते हैं, वरना आप रेशियो में यही निकाल लेते, 1240 है, ये 2000 है, पहले रेशियो सोल्व कर लिया, 0 से 0 काट लिया, यहाँ पे 2 से काटूंगा तो 100 आएगा, और ये अपने पास कितना आएगा, 62 आएगा, ठीक है। अब आगे काटने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे कंपेयर करना है ना, तो 100 से कंपेयर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। टोटल कितना कम है, 100, अगर मेरे पास अमित और नितिन का टोटल बोनस 100 होता तो वरुण का इतना होता 62, तो कितना कम हो गया, 68 कम हो गया, 68 कम हो गया 100 पे, तो कितने परसेंट कम हो गया, 68%, खत्म। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इस टेबल के अंदर 4 सिटीज हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हुए हैं 2016 से 2020 के अंदर, ये डेटा दे रखा है, ठीक है। 2016 से 2020 के अंदर चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता,
कहता है कौन से साल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए हैं, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम निकालूंगा तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, पहले पांचों सालों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किसमें मैक्सिमम है। चार ऑप्शन दे रखे हैं 2018, 17, 16 और 20। तो 2019 वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो है ही नहीं। इन चार को बचे, चारों का सम करके जो सबसे ज्यादा होगा वो मेरा आंसर आएगा। तो जब सम भी कर रहे हो आप देखोगे मैक्सिमम में लास्ट में 0, 0, 2 दे रखे हैं, तो स्टार्टिंग की दो डिजिट को सम कर रहे हो रफ आईडी के लिए। फिर अगर फिर भी कोई दिक्कत लगी, दो बहुत ज्यादा पास हो गए, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं देखता हूँ 18 और 25, ये 43 और 18 अपने पास 51, 61 और 20, 71, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो आ जाएंगे। अगर 2017 का निकालूंगा 25, 23, 48, 48 और 18 अपने पास 66.5 हो गया है, और 66 और 18 84.5 समथिंग कुछ जा रहा है, ठीक है। तो 8450 आ जाएगा। 2018 का देखेंगे 2300, 2400, 4700, 47 और 18। अब देखो ये 1840 से 1760 है, इन दोनों का सम करूंगा तो 3600, तो 4700 और 3600, 47 और 36 अपने पास ये 83 बनेगा, तो ये 8300 आएगा। तो अभी तो इन तीनों में यही जीत रहा है 2017 वाला। और आप 2020 का देखेंगे तो 2250, 2100, 2000 और 1750, ठीक है। 4350, 6350 और उसमें 70-50 जोड़ूंगा तो 8050 शायद कुछ बनेगा, ठीक है। 80 की लाइन में बन रहा है, यहाँ पे 84-50 इसमें बन रहा था। तो 2017 क्या है मैक्सिमम, ये करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया अपना खत्म, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको सही लगा हो, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। बाकी आप अपनी पूरी तैयारी कर ही रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आप एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम्स की डाउनलोड कर सकते हैं आरबी एप्लीकेशन के में से। टेलीग्राम चैनल पे कंबाइंड शिफ्ट्स मिल जाती हैं आपको मॉक टेस्ट फॉर्म में, और टॉपिक वाइज चाहिए तो आरबी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसमें इस कोर्स के साथ आप जा सकते हैं। आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, वो बहुत अच्छा एनालिसिस इन पीडीएफ से हो सकता है, ठीक है। जीके की 1 लाइनर पीडीएफ मिल जाती है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। रीजनिंग में टॉपिक वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और पूरा बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में, जहाँ 0 लेवल से हाई लेवल तक सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, या अभी आपकी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक है और आपको आगे एमटीएस, सीएचएसएल के लिए तैयारी करनी है, सीजल मेंस के लिए तैयारी करनी है, तो यू कैन गो विद दिस कोर्स, ठीक है। सब कुछ कवर हो जाएगा, सारी क्लास पीडीएफ। और इस कोर्स के साथ आपका ये जो पीडीएफ कोर्स है ये भी फ्री है। आप ये जो पीडीएफ है ये फ्री में मिल जाएंगे आपको मैथ्स के कोर्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।